महसो सूत्र क्यों कहा जाता है कि महसो सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महसो सूत्र है वो महेश्वर के डमरू से निकले हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं। हम लोग ने पीछे क्लास में पढ़ा था, वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण उच्चारण के बारे में पढ़ा, वर्ण विच्छेद पढ़ा। उसके अगले जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है संधि। तो आज जो है हम लोग संधि का जिक्र करेंगे, संधि के प्रकार जानेंगे, संधि किसे कहते हैं वो जानेंगे, और संधि तोड़ने के बारे में हम समझेंगे, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है वो भी समझा जाएगा। और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, कंप्लीट देखने से आपको हर कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज के टॉपिक आपका है संधि। तो सबसे पहले हम संधि के परिभाषा को जानेंगे, संधि क्या है। चलिए तो हम लोग संधि के बारे में जानते हैं, संधि की परिभाषा जानेंगे। तो संधि की जो परिभाषा होगा, देखिए परिभाषा हम जानेंगे, संधि किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखिए संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे तो उसमें कहो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, चेंज, जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि अर्थ में जिसे हम याद करने का आसान तरीका है, संधि मतलब संधि, जो जब संधि दो संधि मतलब जैसे दो संधि में दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो आपका दोनों संधि लोग होते हैं, उसी प्रकार संधि की याद कर सकते हैं। संधि में क्या है, इसमें दो वर्णों का मेल होगा, जब दो वर्णों का मेल होगा तो उसमें क्या होगा, विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन। कोई तब का संधि हो गया, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न उसको बोलेंगे संधि। ये संधि की परिभाषा हो गया। अब संधि के प्रकार हम जानेंगे, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है क्योंकि जब प्रकार पढ़ेंगे उसके साथ साथ एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे। तो प्रकार में देखिए पहला प्रकार आपका हो जाएगा, वो प्रकार होगा स्वर संधि, दूसरा प्रकार होगा व्यंजन संधि, ये दूसरा प्रकार हो जाएगा व्यंजन संधि। तीसरा प्रकार होगा विसर्ग संधि। तो संधि का यही तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि का 5 प्रकार कर देते हैं लोग, लेकिन जो संधि का प्रकार कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए इसको हम लोग, जो आपका एक तो व्याकरण जो है आप जानते हैं हिंदी हो संस्कृत हो दोनों में काम आता है, तो हम इसके साथ साथ इसको ये भी बताते हैं कि जो है इसको जो स्वर संधि है इसको हम लोग संस्कृत में अच संधि कहते हैं, अच। इसको जो है व्यंजन संधि को इसको संस्कृत में कहते हैं हल।
क्यों कहते बताया जाएगा अभी तुरंत। विसर्ग जो है, विसर्ग का क्या होता है, ए साइन होता है, आप जानवे करते हैं, ये होता है विसर्ग। तो आप इस संस्कृत में लिखा गया है, स्वर संधि को हम कहते हैं अच संधि, व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि, और विसर्ग संधि को कहते हैं विसर्ग साइन होता है। अब क्यों इसको कहते हैं हम जानेंगे, आप समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि जो होगा, स्वर संधि में इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वर मतलब जिसमें क्या हो, केवल स्वर का हो, मतलब उसमें कार्य हो, स्वर का ही मेल हो, माने स्वर दोनों का ही मेल हो, उसको बोलेंगे स्वर संधि। व्यंजन व्यंजन उनका मेल हो, अब व्यंजन में स्वर व्यंजन दोनों का होता है मेल। अब विसर्ग में क्या होगा, मेन जो इसका साइन होता है विसर्ग आता है, उसके बाद कोई भी आपका व्यंजन या स्वर आता है। अब देखिए, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि अच और हल क्यों होते हैं। देखिए, आप जैसे आप पहले का जो पढ़ाई था, पहले की पढ़ाई में केवल मौखिक हुआ करता था, लेकिन आज ये जो चीजें हो गया, लिखित हो गया है, मौखिक लिखित दोनों हो गया है। पहले देखिए, पहले जो व्याकरण था, बहुत सारे जो व्याकरण रचयिता थे, उन्होंने व्याकरण को एक मतलब नोट के अनुसार मतलब उसको लिखा है, लेकिन पहले तो मौखिक था, तो अब तो लिखित हो गया। लेकिन कैसे बनाए समझिएगा। देखिए, ये जो संधि हम पढ़ रहे हैं, अब इनका जो संधि क्या कहा जाए, मैंने पूरा हम कह सकते हैं जो व्याकरण के जनक, देखिए जो व्याकरण के जनक जिसको मानते हैं, उसको कहा गया है, वो है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि है वो व्याकरण के जनक माने जाते हैं। इसके बाद और भी आते हैं, दूसरा आते हैं कात्यायन, फिर आते हैं 3 नंबर पर पतंजलि। ये सब क्या थे, व्याकरण के जनक थे, जिससे ज्यादा प्रमुख भूमिका जो होता है महर्षि पाणिनि का है। इसलिए महर्षि पाणिनि के जो व्याकरण जनक है, महर्षि पाणिनि को ही माना जाता है। देखिए, महर्षि पाणिनि के बारे में समझा जाए, इन्होंने जो संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, उसका भी महर्षि पाणिनि को ही क्या मानते हैं हम लोग, पिता कहते हैं, जनक माने जाते हैं। अब देखिए, इसका जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अच और हल एक क्यों कहा जाता है संधि को संस्कृत में। स्वर संधि को हम अच कहते हैं, व्यंजन संधि को हल कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग साइन देते हैं। देखिए, हमने बताया अभी कि पहले ज्ञान कैसा हुआ करता था, जो पहले ज्ञान जो दिया जाता मौखिक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मौखिक होने के कारण चीजें क्या होगा, कम होते लगा। मान के चलिए कम कैसे हुआ, जैसे हमने आपको पढ़ाया, हो सकता है हमने जितना आपको मौखिक ज्ञान दिया हो वो सारी चीज आपको याद ना रहा, कुछ याद रहो। अब आपने भी जो आपको चीज याद रहा किसी और को पढ़ाया, इससे धीरे धीरे क्या होगा, व्याकरण का लुप्त होते गया। जब व्याकरण लुप्त होते गया, तो इस चीज को सोचकर जो महर्षि पाणिनि थे, इसके पीछे एक कहानी समझिएगा। जो महर्षि पाणिनि थे वो क्या करते हैं कि शिव जी के, ठीक है, महेश्वर, जो महेश्वर जिसको हम महेश्वर को हम बोलते हैं शिव, उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव जो है, शंकर जी, उनके क्या, उनके ध्यान लगाए कि व्याकरण धीरे लुप्त हो जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, व्याकरण को लिखित रूप बनाने के लिए जो महर्षि पाणिनि थे वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जब ध्यान लगाते हैं, तो जब ध्यान लगाते हैं तो आप ये सब चीज सुन रहे हैं कि जब ध्यान लगाते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, प्रकट होते हैं पूरा। जब प्रकट होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, प्रकट होते हुए पूरा तांडव नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं, बहुत पूरा तांडव नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं। अब जो तांडव नृत्य करते हुए वहां पे डमरू को बजाते हैं, वो अपने क्या करते हैं, डमरू को बजाते हैं। जब डमरू को बजाते हैं तो उस डमरू से आवाज निकलता है। जैसे मान के डमरू, पहला बार डमरू बजाया गया, तो पहला बार डमरू जो बजाएगा उसको आवाज निकल के आया अ ई उड़ा, आई उड़ा। उसी प्रकार दूसरा बार जब डमरू बजाए, दूसरा बार आवाज निकल के आया री 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 का। दूसरा बार आवाज निकल कैसे आया, तीसरा बार जब बजाए तो तीसरा बार आवाज निकल गया ये वो अंग।
उसी प्रकार जब अगला बार उन्होंने चौथा बार डाउन बजाया, ओ निकल के आपको आया, वो आपको आ गया चौथा बार में आए ओम च। इस तरह से चौथा बार निकल के आपको आया आए ओम च। अब देखिए यहां पे समझिएगा, आप यहां पे देखिए अ से लेकर के च तक, अ से लेकर के च तक। अब ये देखा जाए कि आप देखिए यहाँ पे जो स्वर संधि, इसको हम अच कहे गए, अच कहें, अच क्यों कहें, देखिए अ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, च तक। अब अ से लेकर च तक जो महसो सूत्र है वो टोटल देखिएगा, इसमें तो सारे आपको स्वर मिल जाएगा। जैसे अ है, अ का बड़ा आ हो जाएगा, ई का बड़ा ई हो जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, री है, री का बड़ा ई होता है, फिर ए हो गया लिरी, फिर ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, आ हो गया। ये टोटल कितना होता है आपको, जो 11 स्वर होते हैं 11 स्वर का होता इसमें आ जाते हैं। मतलब कहा जाए कि अ से लेकर के च तक जो महसो सूत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, महसो सूत्र कहते हैं। ठीक है, महेश्वर सूत्र। महसो सूत्र क्यों कहा जाता है कि महसो सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महसो सूत्र है वो महेश्वर के डमरू से निकले हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है महसो सूत्र। तो कितने होते हैं महसो सूत्र, तो वो होते हैं 14। जो महसो सूत्र की संख्या होता है कितना होता है, 14। जैसे हम 1 2 3 4 तक लिखे, उसी प्रकार आगे जब लिखते जाइएगा आप वहां पे 14 तक जाएगा उनका महसूस। 14 बार डमरू बजाते, इसलिए 14 बार क्या निकल के आया था, महसूस को निकल गया था। ये देखो ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला आपका कट जाता है इस तरह से। खाली इसको हम सूत्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं अ से लेकर च तक। बाकी लास्ट वाला लास्ट जब बजाया तो लास्ट में जैसे बजते जब रुका तो उसका आवाज ऐसा से नहीं आता था, लेकिन आधा पूरा उसको लिखा गया था इस प्रकार से। तो अब यहां से देखिए अ से लेकर च तक पूरा जो आपका आ गया, क्या आ गया, स्वर संधि, क्योंकि इसमें सारे स्वर आपको आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर संधि, अच संधि बोलते हैं संस्कृत में। अब उसी प्रकार जब देखिएगा आगे जब आइएगा तो पूरा देखिए, जिससे पांचवा से स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे ह, पांचवा जो आएगा, 4 तक हो गया, पांचवा बार जब डाउन हुआ ह स्टार्ट होगा। और सबसे लास्ट में जो 14 बार गया, इस तरह से लिखते गए जो 14 बार आपको आया 14वां में, वो निकल के आया लास्ट में हल हल, ऐसा निकल के आया ह और ल। तो इसलिए 5 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कहा 14 तक समाप्त हुआ, यहाँ से क्या आपको मिल गया हल। अब देखिए इसलिए व्यंजन संधि को हल कहा, क्योंकि देखिए यहाँ से जब स्टार्ट किया 5 से और यहाँ पे ल तक जाइएगा तो पूरा आपका जो व्यंजन है वो सारे पूरा व्यंजन आपको मिल जाए, 33 व्यंजन। इसलिए पांचवा मतलब सूत्र है, उससे लेकर के लास्ट तक जब 14 तक जब टोटल आपको क्या मिल जाएगा वहां पे व्यंजन मिल, इसलिए उसको बोला गया है व्यंजन संधि। अब उसको चाहे तो अब लिखना बोर्ड पर है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये आपका हो गया, कैसे समझ गए कि हम स्वर संधि को आज क्यों कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन को हम हल क्यों कहते हैं, विसर्ग को विसर्ग साइन होता है, ये तो इसका साइन है, इसको अयववाह के नाम से जानते हैं, ये आपका साइन हो गया। अब इसके आगे हम लोग चल पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अब स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके प्रकार जानेंगे, फिर उसके प्रत्येक जो टाइप है प्रकार है उसको हम समझेंगे जानेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर बाकी मिटाते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो व्याकरण के रचिता ये लोग हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण उनका महर्षि पाणिनि का आता है। चलिए आगे देखिए, चलिए हम लोग अब इसमें पहला टाइप लेते हैं, संधि का पहला टाइप है आपका है, पहला प्रकार जो है वो है स्वर संधि, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर संधि का परिभाषा लिखे हम, तो स्वर संधि की परिभाषा जो होगा वो हम लिख सकते हैं, वैसा संधि जिसमें वैसा संधि जिसमें दो या दो से वैसा संधि जिसमें दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि
कहते हैं। देखिए सिंपल है कि स्वर संधि किसे कहते हैं? वैसा संधि जिसमें दो या दो से अधिक स्वर अणुओं के मिलने से, जब दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, केवल स्वर अणु जब मिलेंगे तो उसमें विकार उत्पन्न होगा, मतलब परिवर्तन होगा, उसी को कहा गया है स्वर संधि। ये हो गया आपका स्वर संधि। क्या अब देखिए जिसे किसे मिलेगा स्वर संधि, जिसे हम एक लेते हैं विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, देखिए विद्या में, देखिए विद्या में क्या है लास्ट में आ, यहाँ भी क्या है लास्ट में आ, तो आ और आ का मेल हो रहा है यहाँ पे, तो जब आ और आ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। देखिए जिसे हम लेंगे, मान लीजिए आधा दिया है, उसमें से हम आ को बाहर निकालेंगे, उसके बाद भी आ जाएगा आलय। अब देखिए आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा? जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके बन जाएगा आ प्लस आ मिलने से बनेगा आ। नियम हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। तो ये जब पूरा हम बनाएंगे, अब देखिए बी हो गया, दया में आ लेगा, दया हो गया, उसके बाद लास्ट में कर दीजिएगा लय, ये बन गया विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसमें केवल स्वर अणु का ही मेल हो रहा है, ठीक है, इसलिए स्वर संधि का क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार देखा जाए तो स्वर संधि का जो प्रकार होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। जो स्वर संधि है कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार के होते हैं। एक देख कंफ्यूजन होता है, कभी कभी संधि को लोग 5 प्रकार लिख देता है, लेकिन जो 5 प्रकार होते हैं वो होते हैं स्वर संधि का। अभी संधि का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है, बता दिया गया है। देखिए पहला इसका प्रकार जो होगा वो प्रकार आपका आएगा, उसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गया। दूसरा जो आएगा उसको बोलेंगे गुण स्वर संधि। तीसरा जो संधि होगा उसको बोलेंगे वृद्धि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। उसी प्रकार जो चौथा होगा, चौथा प्रकार वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एयर स्वर संधि। एयर स्वर संधि। और जो लास्ट होगा 5वां वो होता है अयादी। अयादी स्वर संधि। तो ये संधि के 5 प्रकार होते हैं, मतलब जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एयर स्वर संधि, और हो गया एक लास्ट आपका अयादी स्वर संधि। ये संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब इसी 5 प्रकार को आपको पढ़ना बारीकी से, फिर पहले स्वर संधि के 5 टाइप पढ़िएगा, फिर हम जाएंगे व्यंजन संधि में, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसे उस तरह से पढ़ा जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आज जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि क्या है, एक टाइप खाली पढ़ लेंगे हम, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाया जाएगा। तो ये लिख लीजिए आप लोग, संधि के प्रकार होते हैं। अब लिखने के बाद चलिए हम एक पढ़ाते हैं, इसमें एक संधि ले लेते हैं इसका, जो आपका है दीर्घ स्वर संधि, उसको ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग पहला टाइप लेते हैं स्वर संधि का। जो पहला टाइप है वो आपका है दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि में हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर संधि, उसका देखिए परिभाषा के बाद की दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा यह है कि आपका जिसे हम लेके चलेंगे, जिसे हमारे दीर्घ स्वर संधि में क्या आपको आएगा आपका अ, ठीक है, मतलब जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी बड़ी हो गया, ऊ हो गया, बड़ी ऊ हो गया, री हो गया, और इसी के बाद फिर से क्या होगा, वही चीज आते हैं दोबारा, मतलब सेम जाति के ही वर्ण आते हैं, जब वो आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाए, दीर्घ बन जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा बन जाए। जैसे देखिए इसका नियम समझिएगा, नियम में चीज है, परिभाषा ऐसे एग्जाम पूछा नहीं जाता है। परिभाषा लिखना लिख सकते हैं कि यदि अ, आ, ई, ऊ,
और री के बाद फिर से वही स्वर आए तो आने पर जब वो मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसका नियम समझिए, नियम सब समझा, और जो भी चीज पढ़ाया जाए उसको नोट डाउन करते रहिए। तो नोट डाउन करने से आपको बाद में उसको देख सकते हैं, समझ आए तो अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उस चीज को स्क्रीनशॉट करके नोट करना जरूरी है। नोट करते चलते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें चीजें समझ में आता है आपको, कि वही छोड़ दीजिएगा खाली देख करके। देखने से एक बार तक देखने से होता नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज है जो एक बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा, बात अलग है, लेकिन उसको नोट डाउन कर लीजिए तो और बाद में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसको हम पढ़ेंगे। पहला देखिए इसका नियम देखिए, नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है याद करने के लिए, नियम को याद करना जरूरी है। देखिए नियम में है आपका कि यदि देखिए अ हो, आ हो, अ हो या आ हो, इसके बाद फिर से आपको आ जाएगा अ या आ, तो ए बन जाएगा आ। देखिए यहाँ पे समझिए कैसे किया जाएगा। अ के साथ यदि अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। उस प्रकार आ के साथ अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब देखिए सेम जाति गुण है, उसी प्रकार फिर लेंगे, अ के साथ आ मिलाएंगे तो बनेगा आ, और आ को आ के साथ मिलाएंगे तो बनेगा, माने और आ जब ही मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। मतलब आ हमारा बड़ा है, दीर्घ, इसलिए क्या होगा, दीर्घ बन जाता है वहां पे, इसलिए नाम से इसका है दीर्घ। उसी प्रकार ई का भी हो जाएगा, छोटी बड़ी प्लस छोटी और बड़ी, छोटी हो गया बड़ी हो गया, इसको हम लेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी, दीर्घ बन जाएगा। ऊ का भी उसी प्रकार होगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ, और फिर वहां पे आएगा छोटी ऊ या बड़ी ऊ आएगा, ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ऊ बन जाएगा। फिर री का भी होता है, छोटी री बड़ी री। देखिए बड़ी री ऐसे होता है, दो बार कर दिया जाता है, यह बड़ी री, ये जब मिलेगा तो बनेगा आपका बड़ी री, इस तरह से बनेगा, दीर्घ बन जाता है। अब इसमें देखिए वर्ण जो मिल रहा है एकदम सेम जाति को मिल रहे हैं वर्ण, तो सेम जाति के वर्ण जब मिलेंगे तो दीर्घ बन जाएगा, उसका बड़ा वर्ण बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम बारीकी से। देखिए इसका हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए आपसे कोई पहले पूछा जाए कि पूछा जाए ई प्लस ई, तो छोटी बड़ी कोई चीज, जब ई और ई मिलेगा आपका तो बन जाएगा बड़ी, इस तरह से बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। ठीक है, बड़ी का साइन आप जान रहे हैं, इस तरह से होता है, ये बन जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल जानना जरूरी है। एग्जाम्पल हम जानेंगे, पहला एग्जाम्पल इसका जिससे हो जाएगा, हमने एक लेते हैं जिसे राम प्लस आयण। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ के हम पूरा अच्छे से समझाते हैं आपको, कैसे साथ में हम संधि विच्छेद भी तोड़ के समझाते हैं, समझ में आएगा। देखिए यहाँ लेंगे राम, देखिए म में हम क्या करें, हलंत लगा रहे हैं, जब हलंत लगाएंगे तो इसमें से म का जो अ है, स्वर है, वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया बाहर अ इसका। उसके बाद क्या है आपका आयण, बारीकी समझिए, एकदम साधारण तरीका समझाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अ प्लस अ मिलाएंगे, नियम देखिए, अ प्लस जब अ मिलेगा, अ प्लस अ मिलेगा, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा आपका आ। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, जब इन दोनों को मिलाएंगे अ प्लस अ को, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा आपका आ। क्या बनेगा, आ। अब इसका साइन जान रहे, खाली एक वैसे खड़ी पाई होता है इस तरह से। अब देखिए इसको अब पूरा इसको क्या करते हैं, संधि करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए रा आधा, देखिए म था, आधा म में क्या लगेंगे, आ लगा देंगे, ये वाला साइन आएगा, तो जब आ आएगा तो क्या होगा, माँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बच गया यण, तो हो गया रामायण, इस तरह से। इसी का एक और समझ लीजिए, इसमें देखिए लेते हैं हिम प्लस आले, इसको तोड़िएगा तो देखिए हिम मत लेंगे, हिम आधा हो गया, इसमें से अ बाहर निकल जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आलय। इसका अर्थ होता है, तोड़ने में हमको अर्थ मिलता है, जैसे यहाँ तोड़ेंगे राम नाम जन्म करता है, और उसको जब तोड़ते मिलाएंगे तो रामायण बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हिम मतलब ठंडा होता है,
अब आलय मतलब आश्रम रहने वाला, ठंडा क्षेत्र जहाँ रहने उसको बोलते हैं हिमालय, जहाँ ठंडा क्षेत्र हो। अब देखिए यहाँ पे अ प्लस आ बनाएंगे ना, यदि अ प्लस आ मिलेगा वो आपका बन के आएगा आ, ठीक है, ये साइन आएगा। देखिए हम मिलाएंगे इसको, हिम आधा मत आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा माँ, उसके बाद हो जाएगा लय, ये हो जाएगा हिमालय। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 4 तरह से आते हैं। जैसे आपको पूछेगा कि हिम प्लस आलय का संधि विच्छेद, संधि करी तो संधि विच्छेद, संधि करे तो संधि क्या हो जाएगा हिमालय। फिर पूछा जाएगा आपको कि हिम प्लस आलय में किन किन वर्णों का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अ प्लस आ का, वर्णों का मेल का अ प्लस आ का। फिर पूछा जाएगा कि अ प्लस आ मिलने से क्या बनता है, तो क्या बनता है आपका आ, ठीक है, क्या बनेगा आ। तो 4 तरह से प्रश्न पूछेंगे। फिर पूछ देंगे कि हिमालय का संधि विच्छेद करे, तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। इस तरह से आपको बना सकते हैं। अब हो गया इसका, देखिए इसका भी लेते हैं ई वाला को, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ई वाला को समझे हम लोग। देखिए ई में हम लेंगे, जैसे लेते हैं रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। देखिए रवि आधा वह लिखेंगे तो इसमें क्या है छोटी लगा हुआ है, छोटी को हम कर दिए बाहर। इसके बाद क्या है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है छोटी, इंद्र में छोटी ही होता है, यहाँ भी छोटी है। अब देखिए छोटी और छोटी मिलेगा, जब छोटी और छोटी मिलेगा तो क्या बन जाएगा बड़ी बनेगा, यहाँ बन जाएगा बड़ी। अब बड़ी का साइन जानते हैं कि इस तरह का साइन होता है। अब देखिए इसको मिलाते हैं हम लोग, देखिए र हो गया, र में आधा हुआ था, आधा हुआ के बाद हम क्या मिलाएंगे ई मिलाएंगे, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगा, रवि हो गया। उसके बाद क्या होगा नद्र, इस तरह से तो बन के आपको हो गया रविंद्र। इसका कैसे क्वेश्चन आएगा कि रविंद्र का संधि विच्छेद करे तो क्या होगा रवि प्लस इंद्र। फिर पूछा जाएगा कि रवि प्लस इंद्र में किन कौन का मेल हो रहा है, तो ई प्लस छोटी छोटी मेल हो रहा है। अब कौन सा ई प्लस ई मिलने से कौन सा वन बनेगा, तो बड़ी बनेगा। अब फिर पूछ दिया जाए कि रवि प्लस इंद्र को संधि करेंगे तो क्या बनेगा रविंद्र, बड़ी की मात्रा। ई का हो गया। फिर ऊ का समझ लीजिए, ऊ का है समझा दे रहे हैं। देखिए ऊ का आएगा, इसे आएगा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ठीक है। भानु प्लस उदय लिए हैं, भानु में देखिए होगा आधा न लेंगे, इसमें ऊ की मात्रा निकालेंगे, छोटी ऊ है, ऊ की मात्रा अलग लिए। उसके बाद हो गया आपका प्लस करके दय, उदय। अब देखिए जब इन दोनों का वर्णों का मेल होगा ऊ प्लस ऊ का, ठीक है, ऊ प्लस ऊ का, जब ऊ प्लस ऊ का मेल होगा तो छोटी छोटी मिल क्या बन जाएगा बड़ी ऊ बन जाएगा, ठीक है। अब बड़ी ऊ का साइन आप जानते करते हैं, बड़ी ऊ का साइन इस तरह से होता है इसे। अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, देखिए भा, देखिए आधा ना था, आधा ना में ऊ लगाएंगे, यहाँ जब भानु, उसके बाद क्या बच गया दय, ये हो जाएगा भानुदय। मतलब यहाँ भानु प्लस उदय का जब संधि किया गया तो हो जाएगा भानुदय। फिर पूछा जाएगा भानु प्लस उदय में किन दोनों का मेल हो रहा था, ऊ प्लस ऊ, छोटी ऊ मिलेगा, फिर ऊ और ऊ मिलकर क्या बनता है तो बड़ी ऊ बनता है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु प्लस उदय। इसको संधि, जब तक संधि विच्छेद करना मतलब तोड़ना, और संधि करना मतलब जोड़ना, मतलब बोला कि भानु प्लस उदय का संधि करके जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा संधि भानुदय। और वही हो जाएगा भानुदय का संधि विच्छेद करे, विच्छेद में तोड़िए तो भानु प्लस उदय, इस तरह से हो जाएगा। दोनों पूछा जाता है, संधि पूछा जाता है और संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। ये हो गया। एक और बच का री, री के हम समझ लेंगे, बिटा देते हैं आराम से समझा जाएगा। देखिए री का समझा जाए, री में जैसे हम एक लेंगे होत्री प्लस रीकार, होत्री प्लस रीकार। देखिए यहां समझिएगा, हो आधा तो लेंगे, एक री है, बड़ी री की मात्रा है, उसके बाद हो जाएगा रीकार। अब देखिए बड़ी री
और छोटी री, बड़ी छोटी री बनेगा मिलेगा तब बन जाएगा, यहाँ पे आएगा बड़ी री, इस तरह से बड़ी री। तो बड़ी का साइन इस तरह से होता है इसे, देखिए अब मिलाइए इसको, हो आधा त होगा तो में बड़ी री का यहाँ पे हो जाएगा होत्री, उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में बचेगा कार, तो हो जाएगा होत्री कार, इस तरह से। एक और इसका बना सकते हैं, इसे हो जाएगा पितरी प्लस रिकार, पितरी प्लस रिकार। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, मतलब पी हो गया आधा, त ले लिए, यहाँ से निकलेगा हमारा, निकलेगा बड़ी री, बड़ी री है इस तरह से, उसके बाद होगा रिकार, इस तरह से। अब री प्लस री का मेल होगा तो क्या होगा, बड़ी री बन जाएगा, इस तरह से बड़ी री। अब बड़ी जब री बनेगा तब जब तोड़ के बना दीजिएगा, मिला दीजिए आधा था में, इसका साइन हम जानते करता वाला है, ये वाला साइन होता है, इसे री मिलाइएगा तो बन के आ जाएगा इस तरह से, बन के आपको यहाँ पे आ जाएगा पी। देखिए आधा था, आधा था में री मिलाएंगे, आधा री पूरा री बन गया, उसके बाद हो जाएगा कार, तो हो जाएगा पितरी कार। तो ये आपका हो गया, मतलब हमने आज दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट किया। और बाकी देखिए ये सब चीजें अब देखते हैं तो इसके आगे की चीजें जो बनाने के लिए आपको ज्यादातर चीजें आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा आपको चीजें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके द्वारा आगे का वीडियो बनाया जाएगा। आप कमेंट में लिखिए कि आगे वीडियो बनाइए सर, उसके बाद वीडियो आपको आगे बनाया जाएगा। और आप ये ध्यान रखिए कि जब वीडियो देख रहे हैं, हम लोग की जो मेहनत है वो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा करना क्या है कि बस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने मित्रों के पास शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा का सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके आपको बताना है वीडियो में क्या मैंने आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, उसको फिर से बताया जाएगा। जब अगला वीडियो आएगा तो बताया जाएगा, और अगला वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तब वीडियो आगे बनाया जाएगा। चलिए तो आज के लिए